Hello everyone. Today we will discuss preparation strategy for GATE 2018 and 19, especially for electrical branch. आप देख सकते हो कि मैं पूरे इलेक्ट्रिकल के सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू मी. ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड किया. कि अगर आपके पास देखो, अगर आप ग्रुप ए में देख रहे हो आपके पास तो नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड 8085 एंड सिग्नल एंड सिस्टम्स, ये ग्रुप ए के पार्ट्स है आपके पास. ग्रुप बी में रखा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मेजरमेंट, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स. ग्रुप सी में आपके पास इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम एंड ग्रुप डी कॉमन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड. अब आपके पास ग्रुप में डिवाइड करने के पीछे जो मेन रीजन है, आप देखा जाए आपके पास तो ये बेसिक सब्जेक्ट्स है आपके पास. इस बेसिक सब्जेक्ट्स में सभी लोगों की कमांड होना चाहिए. नॉर्मल स्टूडेंट जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो इन्हीं बेसिक सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं. तो अगर मैं सब्जेक्ट वाइज अगर बात करूं कि ओवरऑल हमारे पास गेट में अगर 100 मार्क्स है तो 100 मार्क्स से फिक्स है आपके पास कि एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मिला के एप्टीट्यूड फिक्स होते हैं. एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का गेट के पेपर में फिक्स है, कॉमन है सभी ब्रांच के लिए. तो 15 है. इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 9 to 12 मार्क्स के बीच में रहता है. तो अगर मैं मैक्सिमम अगर 25 मार्क्स के आसपास बात कर लूँ कि 25 मार्क्स आपके पास इन 2 सब्जेक्ट्स में 25 मार्क्स, तो 25% आपके पास ये 2 सब्जेक्ट कवर करते हैं. इसका मतलब अगर मैं इसी से स्टार्ट करूं तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही आपके पास सिंपल सब्जेक्ट है. जितना भी गेट का प्रिपरेशन आप स्टार्ट करोगे, आप इंजीनियरिंग लेवल में जितना भी पढ़ते हो मैथमेटिक्स 1, 2, 3 लगभग उतना ही कवरेज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का है. इसका पेपर मैथमेटिक्स वाला जो पार्ट रहता है इतना ज़्यादा टफ भी नहीं आता है कि आपको बहुत वर्कआउट की नीड है. आप अगर अच्छे से भी अगर प्रिपेयर करते हो तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स रेडी हो सकता है. इवन अगर मैं बुक्स की बात करूँ कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए क्या बुक रिफर कर सकते हैं, कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक यूज कर सकते हैं. जैसे हम लोग इंजीनियरिंग की एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक की बात करूँ तो BS ग्रेवाल की बुक आती है, बट मेरे अकॉर्डिंग BS ग्रेवाल की नीड ही नहीं है. आप क्या करो, आपके पास एक और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आती है, HK दास की बुक आती है, आप उस बुक को परचेज कर लो. और जो भी आपके पास हमारे गेट का जो सिलेबस है, एक एक टॉपिक वाइज टॉपिक आपके पास एक बार आप अच्छे से उस बुक को स्टडी कर लो. उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप बना लिए पूरे ब्रांचेस के, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, जितने भी ब्रांचेस के आते सभी ब्रांचेस को आप पूरा कवर करें. सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाने से ही मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हो जाएंगे. इसके लिए बहुत जरूरी नहीं है कि मैं मैथमेटिक्स के और भी कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के साइड जाऊँ. वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स में मिल जाएंगे. उतना आप अगर कवर करते हो तो आपके पास जो 10 to 11 मार्क्स का अगर आपके पास आ रहा है मैथमेटिक्स, तो आप बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हो और पूरा का पूरा स्कोर हो जाएगा. इसमें ऐसा भी नहीं आएगा आपके पास कि 5 to 6 मार्क्स आएगा, पूरा 10 to 11 मार्क्स कवर कर सकते हो. सेकंड, आपके पास एप्टीट्यूड है. एप्टीट्यूड वाले पार्ट को भी आप अच्छे से कवर करके रखें क्योंकि 15 मार्क्स फिक्स है. एप्टीट्यूड का लेवल इतना ज़्यादा नहीं आता है अभी भी, क्योंकि हमारा टेक्निकल पेपर है गेट का पेपर, तो एप्टीट्यूड वाले पार्ट को थोड़ा सा सिंपल रखते हैं. बट फिर भी ये 15 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, नॉर्मली हिंदी मीडियम वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि उन लोगों का थोड़ा सा वोकेब वाला पार्ट उतना अच्छा नहीं रहता है, तो वो उसके लिए ज़्यादा वरी ना करे. वो जितना वोकेब कर सकते हो उतना वोकेब करे. बाकी लगभग 15 में से 10 मार्क्स तो मैथ्स के आसपास ही रहेगा. प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, कम्यूटेशन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे. तो जो 10 मार्क्स मैथमेटिकल वाला जो पार्ट है उसको लगभग ट्राई करे कि कवर करे. तो किसी का अगर हिंदी मीडियम है और उसको वोके वगैरह में प्रॉब्लम है तो भी उसके पास 25 में से 20 और 21 मार्क्स के आसपास है उसके पास, जिसमें से वो मैक्सिमम मार्क्स ले सकता है. इसका मतलब है कि अगर कोई 25 मार्क्स में से अगर लगभग 20-21 मार्क्स अगर ऑब्टेन कर रहा है तो वो बहुत ही अच्छी पोजिशन में होगा. टेक्निकल जितना भी आपके पास 75 मार्क्स का है उसमें से आपके पास जो स्कोर आप करोगे तो आपका रैंक बहुत ही अच्छा आ सकता है. एक अच्छे रैंक को आप कन्वर्ट कर सकते हो. तो इस वाले पार्ट में आपको बहुत एफर्ट भी नहीं करना है और इसमें मैक्सिमम मार्क्स भी आपको मिल सकता है. तो आप केयर करें कि इस वाले पार्ट को बिल्कुल इग्नोर ना करें. कई स्टूडेंट क्या करते हैं, कोर ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैथ्स लास्ट में पढ़ेंगे, एप्टीट्यूड लास्ट में पढ़ेंगे, तो उसके लिए लास्ट के लिए आप ना छोड़ें कि लास्ट में पढ़ना, आप स्टार्टिंग से पढ़ते जाए. मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही आराम से आपका कवर हो जाएगा. इसमें ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती. जैसे अगर मैं बोलूँ कि 2018-19 दोनों की मैं बात कर रहा था कि अगर अभी कोई 3rd ईयर में है और उसको अभी 2019 में अगर आपके पास एग्जाम देना तो उसके पास बहुत सारा टाइम है, तो वो पहले से इसके नोट्स वगैरह बना ले, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख ले, पूरी चीज़ों को कवर कर ले. और अगर कोई अभी नेक्स्ट ईयर 2018 में अगर कोई किसी को गेट का एग्जाम देना है 2018 में, तो अब उसके पास लगभग 8 मंथ है, तो वो इन सब्जेक्ट्स को अभी से पढ़ना चालू करे, थोड़ा थोड़ा टाइम दे तो उसमें भी कवर हो जाएगा. आप अगर किसी कोचिंग में हो तो वहाँ पे नॉर्मली मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड ठीक पढ़ाया जा रहा होगा, तो उनके नोट्स को आप प्रॉपर देखें कि जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो नोट्स पूरे प्रॉपर कवर कर रहे हैं कि नहीं, मैथमेटिक्स वाला पार्ट पूरा अच्छे से कवर किया गया है कि नहीं, जो पोर्सन आता है एग्जाम में वही वाला पढ़ाया गया है कि नहीं, तो वो भी देख ले. आप दूसरे कोचिंग के भी नोट्स एक बार देख ले कि बाकी कोचिंग में क्या पढ़ाया गया है. तो इस वाले पार्ट को आप अच्छे कवरेज में रखें, इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें. अगर
अगर आप सेल्फ स्टडी अगर कर रहे हो, आप अगर स्टूडेंट हो, तो फिर आपके लिए मैथमेटिक्स ज़्यादा आसान होगा। थोड़ा एप्टीट्यूड में थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना होगा कि एक्चुअली मेरे को क्या पढ़ना है एप्टीट्यूड वाले पार्ट में। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें और उन टॉपिक को आराम से आप केयर करके सॉल्व करें, और जो भी आपके पास रेफरेंस बुक वगैरह अगर आपको यूज करना है एप्टीट्यूड की, तो वो बुक्स भी यूज करें। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के मैं और भी यूट्यूब में वीडियो प्रोवाइड किया हूँ, जिसमें मैं टॉपिक में डिवाइड किया हूँ। इवन एप्टीट्यूड की कुछ बुक्स के बारे में बताया हूँ, तो वहाँ पे भी आप देख लोगे कि मैं इसको टॉपिक में डिवाइड किया कि क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। तो यूट्यूब में आपके पास अगर आप वीडियोस देखोगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड में, तो वहाँ पे भी आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपके पास 25 मार्क्स का। अब इधर आप देख रहे हो कि 75 मार्क्स, पूरा का पूरा टेक्निकल 75 मार्क्स है लगभग। अगर मैं बात करूं कि ये जो ग्रुप है, जो सबसे सिंपल मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे सिंपल है, ये 30 से 32 मार्क्स के आसपास आपके पास कवरेज रहेगा इसका, 30 से 32 मार्क्स के आसपास। इवन आपके पास ये भी जो ग्रुप सी आपके पास एकदम प्योर आपके पास कोर ब्रांच है, तो आपके पास 30 से 32 मार्क्स के आसपास रहेगा। कभी वेरिएशंस होता है, कभी 29-30 मार्क्स का आ गया, कभी 33-34 का, एवरेज 30 से 32 मार्क्स के आसपास रहने वाला है। ये भी आपके पास एवरेज रहने वाला है। अगर वो पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, तो फिर ये पोर्शन अगर 29 का आ रहा है तो वो 33 मिल सकता है। कभी कभी ये पोर्शन एग्जाम में डोमिनेटिंग होता है, तो फिर वो पोर्शन 29 का आ सकता है। लेकिन ओवरऑल दोनों को अगर मैं मिला के बात करूँ तो 63-64 मार्क्स के आसपास आ सकते हैं। ग्रुप बी में आपके पास जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका कवरेज थोड़ा सा छोटा है आपके पास। आपके एग्जाम के वाइज बात करूं तो लगभग आप मान सकते हो तो कि 10 से लेकर 12 मार्क्स तक आपके पास इन सब्जेक्ट्स में आपके पास आ सकते हैं। 10 से लेकर 12 मार्क्स ही मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ इन सब्जेक्ट्स का। अब अगर आपको टेक्निकल अगर आपको स्टार्ट करना है कि किन सब्जेक्ट से स्टार्ट किया जाए, कैसे स्टडी आपके पास, हमको एक इलेक्ट्रिकल गेट के लिए अगर मेरे को रेडी रहना है तो मैं कैसे स्टार्ट करूँ, तो आपके पास पहला जो सब्जेक्ट है नेटवर्क थ्योरी से आप बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। एक इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए नेटवर्क थ्योरी का जो सब्जेक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेटवर्क थ्योरी का कंसेप्ट अगर आपका अच्छा होगा तो आपको कहाँ का एडवांटेज मिलेगा। नेटवर्क थ्योरी का कंसेप्ट अगर अच्छा होगा तो आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एडवांटेज मिलता है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको केवीएल लगाना है एक ट्रांजिस्टर के अंदर में, और सिंपल ओम्स लॉ की बात करना है, तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में एडवांटेज मिलेगा। और भी ज़्यादा एडवांटेज की बात करूँ तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट्स है वो नेटवर्क थ्योरी पर डिपेंडेंट है। नॉर्मली जिन लोगों का भी नेटवर्क थ्योरी का सब्जेक्ट में कमांड होता है, वो लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत ही अच्छे से एंगेज कर पाते हैं। जैसे ऐसे में टीचर अगर मैं बात करूं कि मैं नेटवर्क थ्योरी भी पढ़ाता हूं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ाता हूं, तो मेरे लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाना ज़्यादा टफ बात नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मेरे को इंडक्टर, कैपेसिटर, केवीएल, केसीएल, ओम्स लॉ सबका अच्छा खासा आइडिया है, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही अच्छे से एंगेज कर पाता हूँ। तो ऐसे स्टूडेंट अगर आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अगर पढ़ने वाले हो तो आप उसके पहले नेटवर्क थ्योरी को कवर करें। अगर आपका नेटवर्क थ्योरी अगर प्रॉपर वे में कवर है, उसके बाद ही आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करें। कभी भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बिना नेटवर्क थ्योरी के बिना कभी भी स्टार्ट ना करें। और यकीन मानिए मेरा कि अगर आपका नेटवर्क थ्योरी का अगर अच्छा कमांड होगा तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बिल्कुल आपको मजा आने वाला है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आप बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हो। तो नेटवर्क थ्योरी में आपके पास अगर मैं बात करूं कि नेटवर्क थ्योरी की आपको अगर रेफरेंस बुक की बात करूं तो अलेक्जेंडर साडिकू की बुक आती है आपके पास। अलेक्जेंडर साडिकू की बुक नेटवर्क थ्योरी के लिए सफिशियंट है। जितना भी कंटेंट्स आपका गेट के लिए रिक्वायर्ड है वो मोर देन सफिशियंट है। आप आराम से सिर्फ एक बुक परचेस कीजिए। वैसे तो बहुत सारे रेफरेंस बुक के लोग जानते हैं नेटवर्क थ्योरी में, वेलकनबर्ग की बुक आती है, हेड की बुक आती है, लेकिन बाकी दूसरी बुक्स की नीड नहीं है। सफिशिएंट एक बुक काफ़ी है अगर आपको अगर बुक से अगर यूज करना है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो अलेक्जेंडर साडिकू बुक आप बिल्कुल परचेस कर लें और नेटवर्क थ्योरी को आप स्टार्ट कर दे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। आप केवीएल को अच्छे से देखें, केसीएल को देखें, ओम्स लॉ वाले क्वेश्चन अच्छे से अप्लाई करें। आप सुपर नोड के कंसेप्ट को देखें, सुपर मेश के कंसेप्ट को देखें, स्टार डेल्टा कन्वर्जन देखें। तो जितना भी बेसिक्स है, जैसे मैं बोलूं कि पावर डिलीवर्ड और एब्जॉर्ब पावर का कंसेप्ट अगर आपको देखना है, वो सब का सब कंसेप्ट जो दिया है वो अलेक्जेंडर साडिकू की बुक में अच्छा दिया हुआ है। तो नेटवर्क थ्योरी में जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो नेटवर्क थ्योरी में भी आपके पास जो बेसिक वाला पार्ट है उसको ज़्यादा फोकस करें। आप बहुत जल्दी आपके पास ट्रांजिएंट वगैरह में ना जाए, आप आराम से पहले चैप्टर को, बेसिक कंसेप्ट आप नेटवर्क थ्योरी को ही अच्छे से कवर करें। उसके बाद आप नेटवर्क थ्योरम को पढ़ें क्योंकि वो उससे रिलेटेड है। उसके बाद आप 2 पोर्ट नेटवर्क को वर्कआउट करें क्योंकि वो भी उससे रिलेटेड है। तो ये पहला पूरा का पूरा पार्ट जो है वो नेटवर्क थ्योरी में आपके पास ये 3 चैप्टर को आप कवर करें। उसके बाद आपको ट्रांजिएंट स्टार्ट करना, आप ट्रांजिएंट स्टार्ट कर लीजिए क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है नेटवर्क थ्योरी का। और थर्ड पार्ट होता है एसी एनालिसिस, जिसमें कॉम्प्लेक्स पावर है, रेजोनेंस है, फेजर डायग्राम एंड लोकस डायग्राम है, आपका ग्राफ थ्योरी है। आपके पास लास्ट टॉपिक अगर मैं बात करूं ग्राफ थ्योरी है। तो इन सब पार्ट को भी कवर कर सकते हो। तो थर्ड पार्ट भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो नेटवर्क थ्योरी का अगर आपको और भी डिटेलिंग चाहिए आपके पास, तो मैं यूट्यूब में वीडियो प्रोवाइड किया हूं, तो उसमें आपके पास नेटवर्क थ्योरी का पूरा डिटेलिंग करके मैं दिया हूं आपके पास। तो आप उस वीडियोस को देखोगे तो आपको दिखेगा कि नेटवर्क थ्योरी में मैं कैसे डिटेलिंग किया हूं आपके पास, कैसे टॉपिक्स को रेडी करना है। इवन मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बट फिर भी अगर आप उसको देखना चाहो तो लगभग 10-11 मिनट्स का होगा। तो नेटवर्क थ्योरी का कवरेज वहाँ पे भी मैं प्रोवाइड किया हूँ
स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच करके बताया था, बट ये तो सब्जेक्ट कॉमन है कि एक नेटवर्क थ्योरी में आपके पास ये सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन को कॉमन होता है, इसलिए वहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो ये सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब भी अपने इलेक्ट्रिकल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, आप नेटवर्क थ्योरी से बिल्कुल स्टार्ट करो, मेरा सजेशन है, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सेकंड, आपके पास ग्रुप ए के सब्जेक्ट की बात करूं कि और भी जो सब्जेक्ट है जिसमें कमांड किया जा सकता है बहुत ही इजीली, जैसे कंट्रोल सिस्टम है। कंट्रोल सिस्टम नॉर्मली यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि आपको 4th या 5th सेमेस्टर में होता होगा, तो कंट्रोल सिस्टम को भी बहुत अच्छे से आप कमांड कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से अगर प्रिपेयर कर रहे हो या आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, तो नॉर्मली कंट्रोल सिस्टम सब लोग ठीक ठाक पढ़ाते हैं, तो आपके पास कंट्रोल सिस्टम के लिए आप बेसिक वाला पार्ट बहुत ही आसान होता है। दैट मीन्स टाइम रिस्पॉन्स है, ब्लॉक डायग्राम है, सिग्नल फ्लो ग्राफ है, राउथ हॉर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, ये आसान पार्ट होता है। थोड़ा सा अगर मैं बात करूं कि थोड़ा कंसेप्चुअल पार्ट कहां पे होता है कंट्रोल सिस्टम में, तो प्लॉटिंग वाले पार्ट में होता है। दैट मीन रूट लोकस इंपॉर्टेंट पार्ट है। रूट लोकस को बहुत ही ध्यान से आपको केयर करना होगा, क्योंकि रूट लोकस इतने अच्छे से कमांड लोग नहीं कर पाते। टीचर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ा रहा है। पोलर प्लॉट है, नाइकिस प्लॉट का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बोडे प्लॉट फिर भी ठीक ठाक है, आराम से हो जाता है। उसके बाद कंट्रोलर कंपनसेटर आसान टॉपिक है। लास्ट टॉपिक जो होता है वो स्टेट वेरिएबल का टॉपिक होता है। स्टेट वेरिएबल जो एनालिसिस होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट वेरिएबल एनालिसिस और सिग्नल फ्लो ग्राफ का जो कॉम्बिनेशन वाला पार्ट है उसको बहुत ध्यान से आप पढ़े, तो कंट्रोल सिस्टम को बहुत ही अच्छे से कवर किया जा सकता है। अगेन मैं इसमें बात करूं कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आपको रेफरेंस बुक की नीड है, तो मेरे अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम बाय कू, इसकी बुक आप बिल्कुल ले सकते हैं। आपके पास ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम बाय कू, ये बुक बहुत ही सुपर है। मैं सबसे ज्यादा लाइक इस बुक को करता हूं। ये बुक अच्छी है, आप इसको परचेज कर सकते हो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, इस बुक को परचेस कर लीजिए। अगर और भी अगर आपको कंट्रोल सिस्टम ज्यादा पढ़ने की इच्छा है, तो एक और बुक आपके पास होती है ओगाटा की बुक। मैं राइटर का नाम लिख रहा हूं, मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम करके ओगाटा की बुक होती है, तो उस बुक को भी आप देख सकते हो। तो ये 2 बुक सफिशिएंट है अगर आपको कंट्रोल सिस्टम की प्रिपरेशन करना है, सेल्फ स्टडी। बट अगर आप किसी कोचिंग में हो, तो कोचिंग में अगर आप पढ़ रहे हो तो आप अपने नोट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए आपके पास कैसे आए थे। आपको जो बुकलेट वगैरह प्रोवाइड की गई है, उस बुकलेट वगैरह को देखिए कि कैसे आपको क्वेश्चंस दिए गए करके। उसके बाद अगर आपको कंट्रोल सिस्टम को चेक करना है, तो आप टेस्ट सीरीज वगैरह दीजिए। एक बार आपका सब्जेक्ट रेडी हो जाए, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज में जाइए, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन लगाइए और देखिए आपसे क्वेश्चन बन रहे कि नहीं। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे, कुछ मिस्टेक हो रही है, उसके लिए अलग से आप नोट्स बनाना चालू करो। जो भी टेस्ट सीरीज में मिस्टेक होता है उसके नोट्स बनाइए, और अपना जो ओवरऑल जो आप प्रिपरेशन किए थे कंट्रोल सिस्टम की, उस नोट्स के साथ कंबाइन कर लीजिए। तो आपको बाद में एडवांटेज होगा जब आप एग्जाम का प्रिपरेशन करते रहोगे लास्ट टाइम में, तो आप अपने ऐसे नोट्स वगैरह भी रेडी करते रहिए। तो नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, इन सब्जेक्ट्स में कमांड किया जा सकता है। ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती आपके पास कि इसमें कमांड नहीं किया जा सके, तो आप आराम से इस सब सब्जेक्ट को कमांड कर सकते हैं। कंट्रोल सिस्टम के बारे में मैं जैसे मैं बोला, नेटवर्क थ्योरी का मैं यूट्यूब में ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड किया हूँ कि नेटवर्क थ्योरी का पूरा एक्सप्लेन वे में, वैसे मैं कंट्रोल सिस्टम का भी आपके पास यूट्यूब में प्रोवाइड किया हूँ, क्योंकि बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स को भी मैं एक्सप्लेन किया हूँ यूट्यूब में, तो वो सब्जेक्ट कॉमन ही है, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो कंट्रोल सिस्टम का और एक्सप्लेनेशन वे कि आप कैसे पढ़ रहे हो करके। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं आपके पास की बेसिक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, लगभग 32 मार्क्स के आसपास है। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट सब्जेक्ट की कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड 8085, इस सब्जेक्ट का भी कवरेज आपके पास ये है कि इन सब्जेक्ट्स का थोड़ा सा कवरेज एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को कम है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन को ये सब्जेक्ट थोड़ा ज़्यादा आता है कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल ब्रांच। अब अगर मैं बोलूं कि इसमें टॉपिक्स लगभग पूरा है, सिलेबस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस, इलेक्ट्रिकल का सिलेबस सेम है, लेकिन कवरेज की बात कर रहा हूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। 3 to 4 क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस होंगे। तो उस वाइज अगर आपको रेडी करना है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और 8085 की प्रिपरेशन का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट को थोड़ा ज्यादा पढ़ना होगा क्योंकि उनको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अब अगर मैं आपकी बात करूं, तो जैसे कि हम स्टार्टिंग की अगर मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, तो आप नंबर सिस्टम एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आप बुलियन अलजेब्रा एक बार पढ़ लीजिए, के मैप पढ़ लीजिए, प्राइम इम्प्लीकेंट वाला पार्ट थोड़ा सा पढ़ लीजिए। कॉम्बिनेशनल सर्किट में स्पेशली इलेक्ट्रिकल ब्रांच को मल्टीप्लेक्सर से ज़्यादा क्वेश्चन आया, तो मल्टीप्लेक्सर वाला पार्ट पढ़ लीजिए। डिकोडर, इनकोडर, ये वाले पार्ट को आप बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिए। इन वाले पार्ट को आप 1 या 2 बार कवर करके रख लीजिए बस, और इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट है बस उसको मेंशन कर लीजिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो है सिक्वेंशियल सर्किट। आप सिक्वेंशियल सर्किट को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, मतलब इवन मैं बोल रहा हूँ कि जितना टाइम आप स्टार्टिंग में कॉम्बिनेशनल तक दे रहे हो, उससे ज्यादा टाइम आप सिक्वेंशियल को दो। आप फ्लिप फ्लॉप को अच्छे से पढ़ो, आप सिंक्रोनस काउंटर को अच्छे से पढ़ो, एसिंक्रोनस काउंटर को अच्छे से पढ़ो, रेस अराउंड कंडीशंस वगैरह को अच्छे से देखो। तो सिक्वेंशियल वाला जो पार्ट है, इंक्लूडिंग शिफ्ट रजिस्टर, दैट मीन रिंग काउंटर है, जॉनसन काउंटर है, इस वाले पार्ट को भी आप अच्छे से कवर करें। तो इस वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस करें। उसके बाद आप एडीसी डेक को एक बार पढ़ ले, बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ तक जाए, एडीसी डेक को एक बार पढ़ ले।
लॉजिक फैमिली को पढ़ ले आपके पास, लॉजिक फैमिली में सीमॉस इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट दे दे, 2-3 ईयर्स में एक आधी क्वेश्चन आते रहता है आपके पास। एक फिगर बना होगा और आपको बताना होगा कौन सा गेट है, एंड गेट, और गेट, नेन गेट, नॉर गेट। तो सीमॉस इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट को थोड़ा सा पढ़ ले। और लास्ट में आपके पास 8085 है, जो कि इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट कई बार इग्नोर कर देता है कि माइक्रो प्रोसेसर कभी आता है कभी नहीं आता है। तो जब भी आपके पास एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत मैटर करता है, तो आप 8085 को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। इस वाले को बिल्कुल इग्नोर ना करें, क्योंकि बाकी एग्जाम में भी आपको बहुत आने वाला है। अगर आप कोई दूसरा एग्जाम दे रहे हो, जैसे आप इसरो का एग्जाम दे रहे हो, CIL का एग्जाम दे रहे हो, तो बाकी भी जो दूसरे एग्जाम्स दोगे वहाँ पे 8085 माइक्रो प्रोसेसर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसके लिए अगर आपको कोई बुक अगर लेना है तो आप 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर की विभूति की बुक आती है, तो वो बुक आप परचेस कर सकते हो, या उसके जो कंटेंट्स है उस वाले पार्ट को देख सकते हो। रमेश गांवकर की भी एक स्टैंडर्ड बुक है, लेकिन उसकी नीड नहीं है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस टाइप से हमको प्रोग्रामिंग वाला पार्ट देखना है, हमको इंस्ट्रक्शन सेट वगैरह वाला पार्ट देखना है, तो उस वाले पार्ट को अगर आपको कवर करना है तो आपको एक बेसिक बुक चाहिए। तो विभूति की बुक सफिशियंट है उस पार्ट को कवर करने के लिए। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और 8085 वाले पार्ट को आप कवर कर सकते हो। अगर आप किसी का क्वेश्चन हो कि सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कौन सी बुक और रिफर करना है बेसिक पढ़ने के लिए, तो बेसिक पढ़ने के लिए एक आनंद कुमार की बुक आप यूज कर सकते हो, डिजिटल सिस्टम बाई आनंद कुमार। गेट के लेवल की नहीं है, लेकिन बेसिक अच्छा दिया है कि आपको अगर डिजिटल पहली बार स्टार्ट करना है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, तो आप आनंद कुमार लेके आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का आइडिया है पहले से, आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो और आपको अच्छा खासा आइडिया है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारी कमांड भी है, तो फिर आपको बुक्स की नीड नहीं है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। आप आराम से टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन दीजिए और देखिए आपके पास कि आपको क्वेश्चन कौन से बन रहे हैं, कौन से नहीं बन रहे हैं, और वहां पे अपने कंसेप्ट को प्रॉपर चेक कीजिए। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप ऐसे प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इसमें लगभग 4 क्वेश्चन के आसपास आएंगे। तो इसका जो वेटेज है वो बाकी सब्जेक्ट के कंपेयर में कम है, तो इसको जो टाइम देंगे आप इन सब्जेक्ट के कंपेयर में थोड़ा सा कम टाइम देंगे। सिक्वेंशियल और 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर पे फोकस करें मैक्सिमम, और बाकी 50% आप बाकी जितने मैं टॉपिक बोला हूं सिर्फ उसको कवर करें। लास्ट आपके पास ग्रुप ए में सिग्नल एंड सिस्टम्स है। सिग्नल एंड सिस्टम एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। किस बेसिस पे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट के लिए तो हमेशा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। नॉर्मली क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स कि किन सब्जेक्ट्स में कमांड नहीं होती, तो उसमें से मैं देखता हूं हमेशा कि सिग्नल एंड सिस्टम्स में इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट की ज्यादातर लोगों की कमांड नहीं होती। या तो सिग्नल सिस्टम से थोड़ा सा वो डरते, या फिर सिग्नल सिस्टम उतने अच्छे वे में नहीं पढ़ते। जैसे मैं कुछ स्टूडेंट से मिलता हूं जो दिल्ली वगैरह टॉप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो मैं देखता हूं उनका सिग्नल सिस्टम कभी भी अच्छा नहीं है। उनको जो भी पढ़ाया जा रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने कम कराए जाते हैं, 30-40 आवर्स 50 आवर्स में उनको सिग्नल सिस्टम पढ़ा दिया जाता है, तो कई बार उनका कमांड नहीं आ पाता सिग्नल सिस्टम में, तो उनको हमेशा डर बना रहता है। तो आप सिग्नल सिस्टम को बहुत ही अच्छे से पढ़े एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट। अगर आपका ये सब्जेक्ट कमांड में है, तो जितना भी कॉम्पिटिशन है आपका इंडिया लेवल पे, वो आपको एडवांटेज देके जाएगा, सिग्नल सिस्टम अगर आपका अच्छा है तो। अब सिग्नल सिस्टम की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो? सिग्नल सिस्टम में एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट का जो सिलेबस है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से कम है। आपको सिलेबस में क्या है? आपको बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स है, आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, आपको कंटिन्यूअस टाइम कन्वॉल्यूशन है, उसके बाद फोरियर सीरीज है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है, जेट ट्रांसफॉर्म है, और डिस्क्रीट टाइम कन्वॉल्यूशन। इतने टॉपिक है। आपको डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म या डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट को होता है। तो आपके पास इतना आपके पास कवरेज है, तो आप क्या करें कि सिर्फ बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स को बहुत अच्छे से कवर करें, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम को आप अच्छे से कवर करें, बाकी सिग्नल सिस्टम का जो रिमेनिंग पार्ट है वो आराम से आपसे हो जाएगा। तो आप कोई भी स्टैंडर्ड सिग्नल सिस्टम की एक रेफरेंस बुक से आप स्टार्ट कर सकते हो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। आप सिग्नल्स को बहुत अच्छे से देखें। सिग्नल्स को देखने का मतलब क्या है? आपको वैरायटी ऑफ सिग्नल्स के बारे में पता होना चाहिए। सिग्नम की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेक्टेंगुलर फंक्शंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, आप किसी भी सिग्नल को फोल्ड कर सको, किसी भी सिग्नल को स्केल कर सको, किसी भी सिग्नल को एक्सपांड कर सको, कंप्रेस कर सको, एम्पलीट्यूड इन्वर्जन आपको पता हो, टाइम इन्वर्जन पता हो, बेसिक प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो, आप लेफ्ट साइड शिफ्ट, राइट साइड शिफ्ट कुछ भी कर सको। इसका मतलब ये होना चाहिए कि एक सिग्नल देखने के बाद आपको बिल्कुल डर नहीं लगना चाहिए। एक बार आपके पास अगर सिग्नल दिया है तो आपको कोई बोले कि इसको शिफ्ट करो या इसको स्केल्ड करो, तो आपको लगना चाहिए मैं किसी भी सिग्नल को स्केल्ड या शिफ्ट कर सकता हूं। तो बेसिक सिग्नल पे सबसे ज्यादा फोकस करें जितना भी आप सिग्नल सिस्टम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम को थोड़ा सा वेटेज दे कि लीनियर है आपके पास या कॉजल सिस्टम है, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, इन्वर्टिबल सिस्टम, नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम, इन सब सिस्टम्स को थोड़ा सा अच्छे से कवरेज करें, क्योंकि हमारे गेट के लिए ये जो टॉपिक होते हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो सिग्नल सिस्टम
की अगर मैं बात करूं तो आप कौन से बुक से स्टार्ट कर सकते हैं? कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैं डिजिटल के लिए बोला कि आनंद कुमार की बुक से आप स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आनंद कुमार की बुक गेट के लेवल की बुक है, लेकिन आपका बेसिक अगर अच्छा नहीं है तो बिल्कुल आप किसी बेसिक बुक से स्टार्ट करना है। सेम वैसे ही सिग्नल सिस्टम की बुक भी आप आनंद कुमार से स्टार्ट कर सकते हो। मैं जो देखा हूं उसमें कि बेसिक अच्छा दिया है, किसी को सिग्नल सिस्टम पहली बार पढ़ना है और उसको समझना है कि क्या सिग्नल होता है, क्या सिस्टम्स होता है, तो वो आनंद कुमार से स्टार्ट करें। अगेन अगर कोई ड्रॉप ले रहा है और 1 साल वो पढ़ चुका है और सिग्नल सिस्टम किसी कोचिंग में पढ़ चुका है तो उसको आनंद कुमार की बुक की नीड नहीं है। उस केस में वो सॉम सीरीज के क्वेश्चन में अप्लाई कर सकता है। सॉम सीरीज की बुक में नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं, कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी अच्छे दिए हुए, तो उसमें पूरे सॉल्यूशन भी रहते हैं। तो आप आराम से क्वेश्चंस में अप्लाई करें और उसको देखिए आपके पास क्या आपसे बन रहे हैं कि नहीं। सिग्नल सिस्टम की एक स्टैंडर्ड बुक आती है, ओपनहेम की बुक आती है, लेकिन मैं किसी इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को नहीं बोलूंगा कि आप सिग्नल सिस्टम के लिए इतना ज़्यादा टाइम दे या ओपनहेम की बुक पढ़े, नीड नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जाइए, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन देखिए सिग्नल सिस्टम में कैसे आए थे, आप इंस्ट्रूमेंटेशन के क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर के, आप अपने खुद के ब्रांच के सिग्नल सिस्टम के क्वेश्चन देखिए। इन पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रॉपर वे में रेडी कीजिए, तो आपको सिग्नल सिस्टम क्लियर होगा कि आपका सिग्नल सिस्टम कितना अच्छा है। तो आप इसको इग्नोर ना करें कि ऐसे इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट मैं बिल्कुल फोकस करूंगा कि इस सब्जेक्ट को आप इग्नोर ना करें। बाकी लोग बहुत इग्नोर करते होंगे, लेकिन आप इग्नोर ना करें। और आप टेस्ट सीरीज वगैरह दें, टेस्ट सीरीज वगैरह में क्वेश्चन देखिए आपके पास कि क्वेश्चन वगैरह कैसे आ रहे हैं आपके पास। अगर आपको क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में बन रहा है इसका मतलब सिग्नल सिस्टम आपका अच्छा है, लेकिन अगर स्टार्टिंग में नहीं भी बन रहा तो ज़्यादा वरी ना करें। और टेस्ट सीरीज आपको अगर देना है तो आपके पास जैसे मैं टेस्ट सीरीज की बात करूँ, मैडीजी की टेस्ट सीरीज दे सकते हो, आप एस एकेडमी की टेस्ट सीरीज दे सकते हो, हमारे खुद की गेट एकेडमी की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत मजा आएगा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो अभी हम लोग का टेस्ट सीरीज उस वे में फेमस नहीं है, क्योंकि हम लोग की जो ब्रांचेस है वो छत्तीसगढ़ में है, भिलाई और रायपुर में ब्रांचेस है। अभी जस्ट हम लोग भोपाल में, इंदौर और भोपाल में ओपन करने जा रहे हैं एमपी में। तो अभी उस वे में लोग हमको नहीं जानते, लेकिन आप अगर पेपर्स वगैरह देखोगे अगर कि हम कैसे पेपर्स प्रोवाइड करते हैं तो आपको बिल्कुल मजा आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी कोचिंग के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन ना करो। मैडीजी की टेस्ट सीरीज या एस एकेडमी की टेस्ट सीरीज में आपको ये एडवांटेज है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने सारे देते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा कॉम्पिटिशन का माहौल मिलता है, आपको रैंक वगैरह पता चलता है। हम लोग की टेस्ट सीरीज में हमारे स्टूडेंट ही देते हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने ज़्यादा नहीं देते। लेकिन अगर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के लिए आपको जाना है, आपको कुछ अच्छे गुड क्वेश्चन अगर देखना है, बिल्कुल गेट एकेडमी की टेस्ट सीरीज का डेमो वगैरह टेस्ट सीरीज वगैरह प्रोवाइड करते हैं हम, तो एक बार आप चेक कीजिएगा, आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, वो आपका पार्ट है बिल भी। तो मैं ग्रुप ए की बात करूं तो ग्रुप ए में आपके पास 30 से 32 मार्क्स है। किसी भी कोचिंग में लगभग ये सब्जेक्ट अच्छा पढ़ाया जाता है, नॉर्मली सिग्नल सिस्टम होता है, अच्छा डील नहीं करते। तो अगर आप इतने सब्जेक्ट को आप अच्छा अगर कवर करते हो आपके पास, तो आप इतने मार्क्स में से मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। इसका मतलब है कि आपका टारगेट होना चाहिए कि लगभग 25 मार्क्स तो मेरे को एनी हाउ इन सब सब्जेक्ट्स में से मेरे को अचीव करना है। 25 मार्क्स तक मेरे आना चाहिए इन सब सब्जेक्ट्स में। तो ये ग्रुप ए के सब्जेक्ट्स हो गए आपके पास। मैं बोला भी हूँ कि ये जो कॉमन सब्जेक्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स को भी है, इंस्ट्रूमेंटेशंस को भी है, तो इसके लिए आप वीडियोस वगैरह और भी देख सकते हो जो मैं यूट्यूब में प्रोवाइड किया हूँ। इंडिविजुअल सब्जेक्ट के दिया हूँ एक्चुअली, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अभी मैं अगर नेक्स्ट की बात कर रहा हूँ कि जैसे मैं अगर ग्रुप बी की बात कर रहा हूँ, तो इसका जो वेटेज है आपके पास वो बाकी सब्जेक्ट के कंपेयर में आपके पास थोड़ा सा कम। जैसे अगर मैं बात करूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अगर है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट 2-3 ईयर से मैं देख रहा हूँ कि इससे 2-3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात करूँ या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट की बात करूँ, तो ये इतना ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इन सब सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। जैसे इन दोनों सब्जेक्ट्स को मिला के अगर मैं बात करूँ तो लगभग 4 to 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, 5 क्वेश्चन इवन। तो 5 क्वेश्चन बहुत मैटर करेंगे। अगर आप टॉप रैंकिंग की बात कर रहे हो, आप अंडर 50 का प्लान कर रहे हो, अंडर 100 का प्लान कर रहे हो, अंडर 10 का प्लान कर रहे हो, तो फिर आपके लिए ये सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। तो बिल्कुल आप इग्नोर ना करें आपके पास, लेकिन फिर भी प्रायोरिटी वाइज आप इनको रखें। लेकिन फिर मैं बात करूंगा कि इन सब्जेक्ट्स में मार्क्स आपके पास ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इन सब्जेक्ट को भी अच्छे से कवर करें। अब अगर मैं रेफरेंस बुक की बात करूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के लिए एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए रेफरेंस बुक क्या होना चाहिए, तो सडीको की बुक आती है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बाय सडीको। जैसे मैं बोला था कि नेटवर्क थ्योरी में भी एक अलेक्जेंडर सडीको की बुक आती है, उसको आप परचेज कर ले। वैसे एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स को ये सडीको की बुक आती है, सेम राइटर ऑथर जो है वो सेम है, तो आप इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि आपका इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का जो सिलेबस है गेट का, वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक है। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सवेल इक्वेशन को थोड़ा सा कवर करना है। तो आपको ना इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत अच्छे से पढ़ना होगा और मैग्नेटोस्टैटिक आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ये बुक सफिशियंट है। इस बुक को अगर आप एक बार भी अच्छे से पलट लोगे तो आपको क्लियर रहेगा। ठीक है, और ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है कि आप बहुत सारा टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के साथ दे रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, आप इस बुक के थ्रू जाइए, आप एडवांटेज में रहेंगे।
मेजरमेंट की अगर मैं बात करूं तो मेजरमेंट के लिए आपके पास सावनी की बुक आती है, सभी लोग जानते हैं AK सावनी की जो बुक आती है, लेकिन उस बुक का साइज बहुत बड़ा है। उतनी पूरी बुक को अगर आप नोट्स बनाने जाएंगे या प्रिपेयर करने जाएंगे तो हो सकता है टाइम लगे। तो आप मेजरमेंट के लिए आप देखिए कि किसी कोचिंग के अच्छे नोट्स आपको अगर मिलते हैं तो आप मेजरमेंट को नोट्स के थ्रू जाइए। कोई अगर आपको कोचिंग में अगर मेजरमेंट अच्छे से पढ़ा रहा है तो ये तो फिर आपके लिए अच्छी बात है कि आपको फिर ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, इवन मेजरमेंट में तो आप ESC के भी क्वेश्चन देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर ESC में क्वेश्चन क्या आए थे। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ESC में मेजरमेंट होता है, तो आप इलेक्ट्रिकल में अपने तो क्वेश्चन देखोगे गेट के और ESC के, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के भी देख लीजिए ESC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आए थे। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करोगे तो ही काफ़ी है, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस और ज़्यादा की नीड नहीं है। तो आप इसके लिए क्या क्या कवर कर सकते हो, गेट का प्रीवियस ईयर गेट का प्रीवियस ईयर इंस्ट्रूमेंटेशन, ESC इलेक्ट्रॉनिक्स प्रीवियस ईयर और ESC इलेक्ट्रिकल, इतने सारे में आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो इससे भी जो क्वेश्चंस आने वाले 2-3 क्वेश्चन या इससे भी 2-3 क्वेश्चंस, इस वाले पार्ट को आप अच्छे से कवर करें। नेक्स्ट आपके पास एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वैसे ही आपके पास सब्जेक्ट है जैसे सिग्नल सिस्टम है। एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए अगेन आपके पास एक जो टफ सब्जेक्ट है कि इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट जिसमें प्रॉब्लम फेस करता है, जिस सब्जेक्ट में उसकी कमांड नहीं होती, मेरे अकॉर्डिंग अगेन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है। किसी इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट से पूछा जाए कि उसको क्या पसंद नहीं है तो वो तुरंत के तुरंत उसका आंसर आता है कि सर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पसंद नहीं है। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कंसेप्चुअल है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट के लिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन उनको बहुत ज़्यादा आते हैं। इवन इंस्ट्रूमेंटेशन वालों को भी नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स को नंबर ऑफ क्वेश्चन कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन थोड़े से कम आते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ना पढ़े। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर मैं बात करूं कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या टॉपिक है, तो अगर मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करूं कि एक डायोड फैमिली है, एक ट्रांजिस्टर फैमिली है, एक ऑपरेशन एम्पलीफायर है और फोर्थ आपके पास टाइमर और ऑसिलेटर है। तो एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट क्या कर सकता है, कैसे प्रिपरेशन कर सकता है, अगर मैं रिकॉर्डिंग बात की जाए तो आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर को सबसे ज़्यादा वेटेज दे दो। सबसे आसान ऑपरेशन एम्पलीफायर भी होता है। ऑपरेशन एम्पलीफायर को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो, उसको बिल्कुल आप रेडी करो। तो फर्स्ट आपका जो होना चाहिए वो ऑपरेशन एम्पलीफायर होना चाहिए, एक ही बार में आप अच्छे से कवर कर लो। सेकेंड अगर मैं बात करूँ आपके पास तो टाइमर और ऑसिलेटर से एक आधी क्वेश्चन आपको आ जाता है, या टाइमर से या ऑसिलेटर का एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है। और टाइमर और ऑसिलेटर आपका मुश्किल से 10 आवर्स अगर आप रेडी करोगे तो भी टाइमर और ऑसिलेटर रेडी हो जाएगा, उसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं होती। आप टाइमर ऑसिलेटर रेडी कर लो। अब बचते 2 पार्ट जो नॉर्मली सब स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करते हैं, एक डायोड फैमिली और एक ट्रांजिस्टर फैमिली। उसमें भी आपके पास अगर मैं बोलूं दोनों में से आसान क्या है तो डायोड फैमिली आसान है। डायोड में क्या आपके पास डायोड का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्विवेलेंट सर्किट कैसे यूज करते हैं हम, कौन सा डायोड ऑन है, कौन सा डायोड ऑफ है। डायोड में डायोड का एप्लीकेशन की बात करूं तो क्लिपर सर्किट आपको देखना होता है कि डबल डायोड क्लिपर सर्किट कैसे वर्क करता है, तो क्लिपर सर्किट भी बेस क्वेश्चन आते हैं। अगर आप कैपेसिटर लगा तो क्लैंपर सर्किट भी बेस क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्लिपर क्लियर होना चाहिए, क्लैंपर क्लियर होना चाहिए, डायोड का कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। जेनर डायोड ऐसे रेगुलेटर वाला भी क्वेश्चन एक आधी बार आपको आ जाता है, तो इतना ज़्यादा टफ भी नहीं होता जेनर डायोड ऐसे रेगुलेटर। तो ये पूरा का पूरा डायोड का पोर्शन है। अगर आप एक बार डायोड पढ़ना चालू करें तो इस पूरे पोर्शन को एक साथ कवर करें। ऐसा नहीं कि आप आज डायोड पढ़ लिए कल ट्रांजिस्टर पढ़ रहे, आप ऐसा करोगे तो आपसे नहीं होगा। तो आप एक बार में पूरे डायोड फैमिली को एक बार में ही पूरा पढ़ डालें, उसके नोट्स बना ले आप अच्छे से। नेक्स्ट आपके पास जो सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है वो टफ होता है वो ट्रांजिस्टर फैमिली। ट्रांजिस्टर फैमिली में ऐसे आपके पास अगर मैं एम्पलीफायर की बात करूं कि बीजेटी एम्पलीफायर, तो एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट से एट द एंड बीजेटी एम्पलीफायर नहीं बनता क्योंकि वो बहुत उसका सिलेबस बहुत बड़ा है। तो आप बीजेटी एम्पलीफायर में क्या पढ़े क्या ना पढ़े ये इतना आसान नहीं होता है। तो बीजेटी एम्पलीफायर लास्ट टॉपिक होता है जो एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा टफ जाता है। तो मैं अगर किसी को सजेस्ट करूँ कि अगर आपको बीजेटी एम्पलीफायर नहीं पढ़ना और सिर्फ एक आधी टॉपिक अगर कवर करना है तो आप ट्रांजिस्टर बायसिंग वाला टॉपिक कवर कर ले। ट्रांजिस्टर बायसिंग मतलब डीसी एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर, जिसमें कि आप किसी भी ब्रांच का करंट या वोल्टेज निकाल सकते हो, आप ट्रांजिस्टर का रीजन फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको ट्रांजिस्टर बायसिंग वाला पार्ट भी आता है कि बताओ ये ट्रांजिस्टर बना है, अब ये एक्टिव में है, सैचुरेशन में, कट ऑफ में, तो आप ट्रांजिस्टर रीजन वाला पार्ट को अच्छे से कवर कर ले। और एम्पलीफायर वाले पार्ट को अगर आपको ड्रॉप करना है, वैसे तो किसी को ड्रॉप करना नहीं चाहिए कोई भी टॉपिक, अगर आपको ड्रॉप करना है तो आप एम्पलीफायर वाले पार्ट को ड्रॉप कर सकते हो। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट अगर आपको अच्छे से आता है, तो अगर आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छे से कवर करके रखे हो, आप सिग्नल सिस्टम को कवर करके रखे, तो यकीन मानिए आपका वेटेज जो होगा, जब प्रिपरेशन जब आपकी होगी और जब आप एग्जाम में होंगे तो आप थोड़ा सुपीरियर फील करोगे अपने आप को। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप कमांड कर सकते हो, कमांड की भी नीड नहीं, अगर आप अच्छे से पढ़ सकते हो तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एक बार बिल्कुल पढ़िए।
ये आपका अच्छा होगा। इसके लिए अगर मैं बोलूं कि बुक्स वगैरह की बात करूं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो बहुत सारी बुक लिखी गई है। एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए इतना आसान नहीं है कि वो बुक्स को पढ़े, इतना समय दे, क्योंकि 4 क्वेश्चंस के आसपास आने वाले, कभी 5 होते हैं बट 5 क्वेश्चन के आसपास आने वाले, तो इतना ज़्यादा वो टाइम दे भी नहीं सकता है। बट इसके लिए फिर भी अगर मैं बुक की बात करूं, जैसे सेड्रा स्मिथ की बुक है, सेड्रा एंड स्मिथ की बुक है, वो लेकिन आपके लिए इतने काम की नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा डेप्थ में दिया हुआ है। तो आप डोनाल्ड नीमैन की बुक आती है, डोनाल्ड नीमैन की एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक आ सकती है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बुक आती है डोनाल्ड नीमैन, उस बुक को आप रेफर कर सकते हो। उससे ज़्यादा किसी बुक की नीड नहीं है। आप उस बुक को एक बार देखना है तो उसमें क्वेश्चन कुछ अच्छे दिए हुए, उस बुक को सिर्फ आप रेफर कीजिए, उससे ज़्यादा किसी दूसरे बुक में आप मत जाइए। एक बुक आपके लिए सफिशिएंट है। तो आप ट्राई कीजिए कि ऐसे इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट आपके पास किसी के अच्छे नोट्स मिल जाए, कि अगर किसी भी जगह पे अगर अच्छे से पढ़ाया है तो आप ट्राई कीजिए कि आपको नोट्स मिल जाए, उस नोट्स को बहुत अच्छे से आप कवर कर लीजिए, तो आपका टाइम बचेगा। आप अगर आउटसाइडर स्टूडेंट, अगर मेरा कोई स्टूडेंट है उसको वरी करने की जरूरत नहीं है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स मैं ही डील करता हूं तो उसके पास प्रॉपर नोट्स है। लेकिन कोई आउटसाइडर स्टूडेंट है तो वो क्या करे कि कोई भी भिलाई या रायपुर के किसी भी स्टूडेंट को अगर वो जानता है तो वो मेरे नोट्स ट्राई करे कि उसको मेरे नोट्स मिल जाए। वो नोट्स सफिशियंट होंगे, एक बार आप उस पूरे नोट्स को एक बार अगर गो थ्रू होंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सब कंसेप्ट, जितना कंसेप्ट है, तो आपको फिर बुक्स की नीड नहीं होगी। तो आप देखिएगा आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई भी हो जो भिलाई रायपुर से अगर कुछ भी अगर आप अगर रिलेट कर सके यहाँ पे, अगर कोई आपका पहचान का हो तो बिल्कुल आप ट्राई कीजिएगा। तो ये ग्रुप बी जो है आपके पास, इसमें लगभग 10 to 12 मार्क्स का पार्ट होगा। नॉर्मली एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट का ये वाला पार्ट वीक होता है, इस वाले पार्ट को लोग थोड़ा वेटेज नहीं देते। लेकिन जब ये पूरे तीनों पार्ट की बात करूं तो 10 से लेकर 12 मार्क्स के बीच में लगभग आने वाला है। तो अगर आपका ये वाला पोर्शन अगर स्ट्रांग है तो फिर आप टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 रैंक के बारे में भी सोच सकते हो। तो अगर आपको सुपर्ब रैंक चाहिए तो आप इस वाले पार्ट को भी बहुत ही अच्छा स्कोर करके रखिए। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं कि ग्रुप सी की बात कर रहा हूं। ये एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास ग्रुप सी है, क्योंकि ये कोर ब्रांच है एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स का। यही सब सब्जेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए जो कि मैं ग्रुप सी में रखा हूं। और आप जानते भी हो कि एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा टाइम इसमें भी लगता है पढ़ने में, क्योंकि इसमें कंटेंट्स बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल मशीन से बात करूं कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आपके पास, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन में टॉपिक ज़्यादा नहीं है लेकिन आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है। जैसे अब मैं ट्रांसफार्मर की बात करूं तो आपको सिंगल फेस पढ़ना है, आपको 3 फेस पढ़ना है, आपको ऑटो ट्रांसफार्मर पढ़ना है। तो ट्रांसफार्मर वाला पार्ट आपके पास बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा है, फॉर्मुलेज बहुत सारे हैं, अप्लीकेशन है आपके पास। तो आपको ट्रांसफार्मर वाले पार्ट को अच्छे से पढ़ना होता है। उसके बाद सिंक्रोनस मशीन का वेटेज बहुत बड़ा है, सिंक्रोनस मशीन बहुत बड़ा है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना होता है। इंडक्शन मशीन है, डीसी मशीन है, तो ये आपका कोर ब्रांच है। तो इसको आप बिल्कुल लाइटली तो कभी ले नहीं सकते कि इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट ग्रुप सी वाले पार्ट को लाइटली नहीं ले सकता है। किसी भी कोचिंग में अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो आपको ये वाले सब्जेक्ट को तो अच्छा पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि ये आपका कोर वाला पार्ट होगा तो इसमें आपकी कमांड होना ही चाहिए। अगर मैं रेफरेंस बुक की बात करूं कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स के लिए रेफरेंस बुक की बात कर रहा हूं, तो रेफरेंस बुक में पीएस भिमरा की बुक आपके पास आप यूज कर सकते हो। पीएस भिमरा बहुत सारे लोग यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड बुक है आपके पास पीएस भिमरा की बुक। एक नागराज कोठारी की बुक आती है, तो नागराज कोठारी की बुक भी बहुत अच्छी है। तो आपके पास अगर मैं बोलूं कि 2 बुक आपके पास सफिशिएंट है, नागराज कोठारी आप यूज कर लीजिए, पीएस भिमरा यूज कर लीजिए। इवन नागराज कोठारी की जो क्वेश्चन है आपके पास, वो 1-2 बार तो आपके पास डायरेक्टली गेट में आए भी है नागराज कोठारी से क्वेश्चन, उसके कंसेप्ट को भी गेट वाले यूज करते हैं। तो नागराज कोठारी, अगर मैं दोनों में से बोलूँ तो नागराज कोठारी को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग पीएस भिमरा भी पढ़ते हैं। तो आपके पास 2 बुक है, पीएस भिमरा, नागराज कोठारी, ये 2 बुक को लेके बैठिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और एकदम प्रॉपर नोट्स बनाइए। इलेक्ट्रिकल मशीन को आप ऐसे नॉर्मली नहीं पढ़ सकते, आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने होंगे। और अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो तो आप ध्यान रखिए कि आपका गेट का पेपर पूरा का पूरा न्यूमेरिकल आता है। अगर आपको कोई टीचर आके पूरा थ्योरेटिकल बता दे रहा है, थ्योरेटिकल पॉइंट दे रहा है, तो याद रखिए वो ईएससी के अकॉर्डिंग बता रहा है, वो गेट के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा है। जब आप गेट का पेपर देने जाएंगे तो आपको 99% न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलने वाले, और अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं किए हो तो आप प्रॉब्लम फेस करेंगे लास्ट में। तो आप केयर करें कि जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, आपको इलेक्ट्रिकल मशीन के नंबर ऑफ क्वेश्चन कोई करवा रहा हो तो आप फिर एडवांटेज में रहेंगे। तो आपको अगर पूरा थ्योरेटिकल पढ़ाया जा रहा है तो आप किसी के नोट्स ले, जिन लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवाए गए हैं, न्यूमेरिकल एक बार देखें, तो आप इलेक्ट्रिकल मशीन्स को बहुत ही अच्छे वे में प्रिपेयर करें। इलेक्ट्रिकल मशीन्स के प्रीवियस ईयर के ईएस के क्वेश्चन एक बार देख लिया आपके पास, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, गेट के तो क्वेश्चन आप देखोगे ही। और इलेक्ट्रिकल मशीन में अगर कोई आपको बुकलेट प्रोवाइड कर रहा है तो बुकलेट वगैरह के क्वेश्चन भी आप अच्छे से देखें।
नेक्स्ट आपके पास अगर मैं बात करूं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट का एक फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है। नॉर्मली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि मैं बोला कि मैं नेटवर्क थ्योरी मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है। इसमें मेरे को एक अच्छा खासा मेरा आपके पास कमांड है नेटवर्क थ्योरी में, तो फिर मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को भी बहुत अच्छे से डील कर पाता हूँ। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगेन नंबर ऑफ टॉपिक्स ज़्यादा नहीं है। दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ कि टॉपिक्स क्या है कि आपके पास, तो पहला आपके पास सिर्फ SCR का कैरेक्टरिस्टिक्स है। SCR का आपको गेट कैरेक्टरिस्टिक देखना है, आपके पास डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक देखना है, गेट का ट्रिगरिंग कैसे होता है, प्रोटेक्शन वाला पार्ट क्या होता है, आपके पास सीरीज पैरेलल कनेक्शन है, तो पूरा का पूरा बेसिक्स है। सेकंड पार्ट की बात करूं तो रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर में सिंगल फेस और 3 फेस को आपको कवर करना होता है। थर्ड चॉपर है। फोर्थ आपके पास इन्वर्टर है। और एक और टॉपिक की बात करूं तो AC कंट्रोलर। इतना ही आपके पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है। लेकिन ये अभी लास्ट 3 इयर्स 4 इयर्स की बात करूं तो ये डोमिनेटिंग होते जा रहा है डे बाय डे। गेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मैं। इसके लिए रेफरेंस बुक की बात करूं तो PS भिमरा की बुक बहुत ही अच्छी बुक लिखी गई है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। PS भिमरा की बुक आप बिल्कुल रेफरेंस बुक के समान यूज कर सकते हो। एक और अगर मैं बुक की बात करूं तो रसीद की बुक भी बहुत अच्छी लिखी गई है। तो ये 2 बुक सफिशिएंट है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो अपने टेबल पे आप PS भिमरा की बुक रखिए, रसीद की बुक रखिए और आराम से आप स्टार्ट कीजिए पहले चैप्टर के बेसिक से और फिर रेक्टिफायर वाले पार्ट को कवर करता हुआ आगे बढ़िए। जैसे अगर मैं बोलूं कि PS भिमरा में कौन सा पार्ट अच्छा नहीं दिया, तो PS भिमरा में आपको 3 फेस रेक्टिफायर बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं मिलेगा। 3 फेस रेक्टिफायर में क्योंकि PS भिमरा रिफर किया तो बहुत उतना अच्छा नहीं है एक कॉम्पिटिटिव लेवल का जितना अच्छा होना चाहिए। बाकी PS भिमरा में बहुत सारे टॉपिक तो अच्छे हैं, तो आप 3 फेस के लिए रसीद यूज करें। और क्या टॉपिक आपके पास PS भिमरा में नहीं है? बक कन्वर्टर अच्छे से नहीं है, बूस्ट कन्वर्टर अच्छे से नहीं है, बक बूस्ट कन्वर्टर अच्छे से नहीं है। और 8 प्रेजेंट चॉपर में अभी जो गेट का एग्जाम 2017, 16, 15 लास्ट 3 ईयर से अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर या बक बूस्ट कन्वर्टर के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं। तो वो रसीद में अच्छा दिया, उसमें हर एक टॉपिक के बाद एक सॉल्व क्वेश्चन दिया है। तो रसीद की बुक आप बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर, बक बूस्ट कन्वर्टर इसके लिए तो बिल्कुल प्रीफर करें कि आपको रसीद की बुक देखना है। तो 2 बुक सफिशिएंट है। अगर आप किसी कोचिंग में हो, किसी कोचिंग में अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपको बहुत ही अच्छा पढ़ाया गया है तो ठीक है। फिर आपको अगर बुक्स की नीड नहीं हो तो फिर आप आराम से टेस्ट सीरीज वगैरह दीजिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन देखिए कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन आपसे बन रहे कि नहीं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एक दिक्कत क्या है कि आज अगर आप पढ़ रहे हो आपके पास और आप अगर 1 मंथ या 2 मंथ के बाद अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को फिर से स्टार्ट करते हो तो आपको हमेशा न्यू लगता है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास जो टॉपिक्स हैं उसमें जो फॉर्मुलेस है, जैसे आप रेक्टिफायर की बात करते हो तो आप सोचिए कि सिंगल फेस रेक्टिफायर में आपके पास हाफ वे रेक्टिफायर है, फुल वे रेक्टिफायर है, सेमी कन्वर्टर है, इतने सारे फॉर्मुलेस है। RL लोड के लिए अलग फॉर्मूला, RL लोड के लिए अलग फॉर्मूला, कंटिन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री आपके पास उसके लिए अलग डिस्कशन। अगर मैं इनपुट परफॉर्मेंस पैरामीटर की बात करूं उसके लिए अलग डिस्कशन। तो नंबर ऑफ फॉर्मुलेस बहुत ज्यादा है। तो इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा अच्छे से प्लान करके पढ़िए। आपके पास वेव फॉर्म आपको इतने सारे बनाना पड़ता है, तो आप इस सब्जेक्ट को उस वे में पढ़िए कि आप इसको रेगुलर टच में रहे, इसको बिल्कुल ड्रॉप मत कीजिए। आज आप पढ़ रहे हो, फिर 10 डेज बाद एक बार ऐसा पलटते रहिए। जब भी आपका ये सिलेबस पूरा रेडी हो जाए तो आप उसको रेगुलर टच में रहिए, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल भी टफ नहीं जाएगा। बट अगर आप 2-3 मंथ्स के बाद अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को टच करोगे तो आपको टफ सब्जेक्ट लगेगा। और क्वेश्चन भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के गेट के एग्जाम में थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ऐसे यूनिवर्सिटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते कि डायरेक्ट कोई फॉर्मूला आपसे पूछने वाला है। कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पूछता आपको फॉर्मूले का एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आपका अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। 1-2 बार क्वेश्चन ऐसा भी हुआ कि मशीन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को कंबाइन करके क्वेश्चन दे दिए, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ क्वेश्चंस मशीन के साथ या पावर सिस्टम के साथ कंबाइन करके भी देते। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को आप बहुत ज़्यादा वेटेज दीजिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट आपका अच्छा होना चाहिए। अगर मैं एमटेक की बात करूं तो एमटेक में भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को सब लोग सिलेक्ट करते हैं। IIT मुंबई की बात कर रहा हूं या फिर मैं ISC की बात कर रहा हूं, IC बेंगलोर की बात कर रहा हूं। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट का अगर उसको एमटेक करना है तो ये सब्जेक्ट में आपकी कमांड होना चाहिए। क्योंकि आप अगर अपने आप को ऐसे टेक्निकल अगर अपना फ्यूचर देखते हो तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपको आगे भी यूज होने वाला है। तो इस सब्जेक्ट्स को आप बहुत ज़्यादा फोकस करके पढ़िए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पावर सिस्टम की, तो पावर सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पावर सिस्टम 1 एंड पावर सिस्टम 2। तो इस वाले पावर सिस्टम को अगर आप पढ़ रहे हो तो आप आराम से पावर सिस्टम 1 से स्टार्ट कीजिए। पावर सिस्टम 1 इतना ज़्यादा टफ नहीं है। पावर सिस्टम 1 से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो पावर सिस्टम 1 में ट्रांसमिशन लाइन वगैरह वाला जो पार्ट है वो इतना ज़्यादा टफ नहीं है, तो ट्रांसमिशन लाइन वाले पार्ट को अच्छे से डील कीजिए। पावर सिस्टम 2 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे जो फॉल्ट वाला पार्ट है, सिमेट्रिकल फॉल्ट हो या एसिमेट्रिकल फॉल्ट हो या स्टेबिलिटी वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अगर मैं बोलूँ कि रेफरेंस बुक अगर आपको देखना है तो इसके लिए भी रेफरेंस बुक वही यूज कर सकते जो मशीन के लिए जो मैं सेकंड बुक बोला था,
मशीन के लिए बोला था आपके पास कि नागराज एंड कोठारी की बुक अच्छी है। सिमिलरली पावर सिस्टम के लिए भी नागराज एंड कोठारी की बुक सफिशिएंट है। अगर आप नागराज कोठारी की बुक से स्टार्ट करते हो तो पावर सिस्टम को आप अच्छा कवरेज दे सकते हो। पावर सिस्टम में अगर मैं गाड़ी सिंपल टेक्स्ट बुक की बात करूं तो अशफाक हुसैन की एक बुक आती है, उसका लैंग्वेज बहुत आसान है, लेकिन फिर भी अगर आप गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो तो आपको नागराज एंड कोठारी की बुक अपने टेबल पर रखना चाहिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। अगेन मेरा सेम आपके पास आंसर कि अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो तो उस वे में अगर आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है तो आपको टेक्स्ट बुक बहुत ज़्यादा अगर पढ़ने की इच्छा नहीं हो तो अपने नोट्स को रिवाइज करो, टेस्ट सीरीज वगैरह दो और अपने आप को चेक करो कि आपको सब्जेक्ट आता है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि हम किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं और हमको लग रहा है कि हमको बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अब जब आप टेस्ट देने जाते हो लास्ट में नवंबर दिसंबर में जब देने जाते हो तो आपको पता चलता है कि आपको तो अच्छा पढ़ाया नहीं गया है। आपको तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट बताए गए, बहुत कंसेप्चुअल जो चीज़ें होती है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं बताया गया। उस टाइम क्या होता है कि आप उसको रिकवर भी नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होता। 2 मंथ में आप क्या रिकवर कर पाओगे। तो आपको अपने सब्जेक्ट बहुत जल्दी कवर करना है और आपको एनालिसिस करना है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो परफेक्टली पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो याद रखिएगा गेट का पेपर आप देने जा रहे हो, आप एक न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर देने जा रहे हो, आप कोई थ्योरेटिकल पेपर देने नहीं जा रहे हो। तो कोई टीचर अगर आपको थ्योरेटिकल आके पढ़ा रहा है और सिर्फ एक क्वेश्चन करा रहा है फिर टॉपिक कवर कर रहा है तो आप बहुत एडवांटेज में नहीं हो। जब तक कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करेंगे आपका स्कोर नहीं आएगा। अब जैसे मैं देखता हूं कि दिल्ली में हो या हैदराबाद में इतने सारे लोग जाते कोचिंग के लिए, तो अगर किसी का आप स्कोर देखते हैं कि बहुत अच्छा अगर आ रहा है तो याद रखिएगा वो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट्स है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको खुद परफॉर्म करना पड़ेगा, आप टीचर के भरोसे नहीं रह सकते। आपको खुद परफॉर्मेंस देना होगा, आपको खुद वर्कआउट करना होगा अगर क्वेश्चंस कम हो रहे हैं तो थोड़ा सा इस चीज़ का केयर कीजिएगा। तो ग्रुप सी में भी 30 से 32 मार्क्स के आसपास है। तो ग्रुप ए और ग्रुप सी नंबर वाइज अगर मैं टेक्निकल नंबर वाइज अगर बात करूं तो लगभग इन दोनों सब्जेक्ट का वेटेज बराबर है। 60 से 65 मार्क्स के आसपास ये कवरेज होगा। और फिर लास्ट में बता दिया आपके पास ग्रुप डी से मैं स्टार्ट भी किया था कि ग्रुप डी में आपके पास 25 मार्क्स है तो उसमें मैक्सिमम आप अचीव कर सकते हो। तो ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच का पूरा सब्जेक्ट का आपके पास कवरेज है। आप अगर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स हो तो आप एकदम प्रॉपर प्लान करें, आप प्रॉपर प्लान करके सब्जेक्ट को स्टार्ट करें और देखिए आपके पास कि आप कितने अच्छे से कवर कर सकते हो। हाँ, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हो शिवम सिंह AIR 1 इलेक्ट्रिकल 2017। इस साल इसका आपके पास जो रैंक है AIR 1 है ना। आप यूट्यूब में तो देख ही चुके होंगे इसका वीडियो वगैरह, क्लासरूम में जो ये पूरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बात किया स्टूडेंट लोगों से। तो अगर किसी को अगर उसका इतना अच्छा स्कोर नहीं आता, आप अगर ड्रॉप लेना चाहते हो आपके पास, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं कि आपका 1000 रैंक आ गया या 2000 रैंक आ गया और अपने स्कोर से आप सेटिस्फाइड नहीं हो। तो कंपेयर टू कि आप किसी NIT को ज्वाइन करना है, आप एक साल ड्रॉप लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जब लास्ट ईयर में था, NIT रायपुर का स्टूडेंट है ये, तो जब ये लास्ट ईयर में था तो इसका 698 रैंक था। अब 698 रैंक्स में लोग ले लेते हैं, IITs ले लेते हैं, आपके पास NITs की अच्छी ब्रांच ले लेते हैं, लेकिन ये सेटिस्फाइड नहीं था अपनी रैंक से, तो इस बार ये एक बार और ड्रॉप लिया और आप देख सकते हो कि AIR 1 कन्वर्ट कर लिया। इसका मतलब ये हुआ आपके पास कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो और आप डिजर्विंग स्टूडेंट्स हो टॉप रैंक लाने के लिए और आपका स्कोर नहीं आता है, तो एज सच आपको एक बार और ड्रॉप लेने में भी प्रॉब्लम नहीं। इवन आप सेकेंड ड्रॉप ले रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको एट द एंड अच्छा स्कोर करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको ड्रॉप लेके आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आप उसके जस्ट साइड में देख रहे हो, रोहित अग्रवाल AIR 9 इलेक्ट्रिकल 2016, ये इसी का फ्रेंड है। जब लास्ट ईयर में 2016 में दोनों एक साथ ही एग्जाम दिए थे, दोनों एक साथ ही बैठते थे। जब मैं क्लास लेता था तो दोनों एक साथ ही फ्रेंड लोग हैं, एक साथ ही बैठते थे क्लास में। तो आप देख सकते हो कि लास्ट ईयर में ही ये 9 रैंक ला लिया आपके पास। इसका मतलब है कि बीटेक कंप्लीट होते से ही इसका रैंक 9 था और अभी ये PSU में वर्क कर रहा है। 12 लाख से लेकर 13 लाख का पैकेज है इसका। तो अगर आपको चाहिए कि आप BE कंप्लीट होने के साथ साथ ही बहुत ही सुपर्ब स्कोर करना चाहते हो, एक अच्छी लाइफ स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको परफॉर्मेंस ऐसा ही देना होगा। तो आप देख सकते हो कि सीधे BE कंप्लीट हुआ उसके बाद PSU ज्वाइन कर लिया। तो आप इतना अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको हार्ड वर्क भी देना होगा। और अगर आपका बाई चांस कभी स्कोर नहीं आता है और आप एक साल अगर ड्रॉप लेना चाहते हो तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको अपने आप पे बिलीव करना होगा, आपको अपने हार्ड वर्क पे बिलीव करना होगा, आपको फोकस करना होगा जो आप चाहते हो लाइफ में। अगर आप राइट साइड में देख रहे होंगे, आरती गुप्ता AIR 13 गेट इलेक्ट्रिकल 2016, ये BIT दुर्ग की स्टूडेंट्स हैं। 13 रैंक है जब BE कंप्लीट हुआ उसके साथ ही। अब आप ये सोचिए आपके पास कि इसके साथ में जितने सारे लोग थे, जो लोग प्लेसमेंट वगैरह जिनका हुआ होगा
एक सॉफ्टवेयर कंपनी में 3 लाख और 4 लाख के पैकेज में, जिन लोगों को लगभग 10 या 11 लाख तक पहुंचने में लगभग 7 ईयर्स 8 ईयर्स और इवन 10 ईयर्स भी लग सकता है। इसकी लाइफ ही आज स्टार्ट है 9 से आपके पास 11 से लेकर 13 लाख के बीच में इसका पैकेज होगा अभी। तो अगर आपके पास अगर आपका डेडिकेशन अच्छा है और आप अगर हार्ड वर्क कर रहे हो तो आप लास्ट ईयर में स्कोर ला सकते हो। जस्ट मैं एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूं कि आपको ये ना लगे कि ड्रॉप करने के बाद ही लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बी के साथ साथ आप एक अच्छा स्कोर गेट में ला सकते हो। बस इतना ही है कि आपको वर्कआउट थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, बस इतना ही मेन है। तो आप देख सकते हो, तो मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दिया। तो मेरे अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट का प्लानिंग वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि जितना भी सिलेबस है गेट का, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे सिविल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन हो, सबसे ज़्यादा जो सिलेबस वाला पार्ट है वो आपका है। आपके में सब्जेक्ट्स में अगर आप देखोगे तो 12-13 सब्जेक्ट के आसपास है। तो सबसे बड़ा जो सिलेबस का जो कंटेंट वाला पार्ट है, जो कवरेज है, वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल ब्रांच का है। इसलिए नंबर ऑफ आवर्स भी आपको ज़्यादा लगते हैं कवर करने में। जो भी कोचिंग्स पढ़ाती है आपके पास, जहाँ जहाँ कोचिंग्स आप पढ़ते हो, वहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम जो होता है वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच को कवर करने में लगता है। तो ऐसे आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़िए। आपके पास अपॉर्चुनिटीज वगैरह है, आप गेट में अगर अच्छा स्कोर करते हो तो आपके पास पीएसयूज की अपॉर्चुनिटी है, आप अच्छी जगह से एमटेक कर सकते हो। तो आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे से प्लान करके रखिए, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि आपको क्लियर हो गया कि आपको कौन सी बुक्स को रेफर करना चाहिए, अपने कंसेप्ट को आप कितने अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। तो इन सब पार्ट्स को आप अच्छे से कवर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।